अस्सलाम वालेकुम बच्चों, हम पढ़ रहे हैं 10वीं जमात की उर्दू कुमार भारती की किताब में से नज़्म नंबर 5 तज़हीक़ रोज़गार। इसे लिखा है मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा ने। पहली बात में बताया गया है, जिस नज़्म में किसी का मजाक उड़ाया जाता है या उसकी बुराई की जाती है उसे हिज्व कहते हैं। हिज्व कसीदे की सूरत में भी लिखी जाती है। ऐसा कसीदा हिजविया कसीदा कहलाता है। ज़माने के ख़राब हालात का मजाक उड़ाते हुए सौदा ने एक शख्स के घोड़े की हिज्व लिखी है। जान पहचान। मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा सन 1707 में दिल्ली में पैदा हुए। वहीं उन्होंने फ़ारसी व अरबी की इब्तदाई तालीम हासिल की। सौदा कादिरुल कलाम शायर थे। उन्होंने बहुत सी असनाफ़ सुखन में तवा आजमाई की। उन्होंने गज़लें, नज़में, मसनवियाँ, कसीदे, मरसिए, क़ितात, रुबाइयात, पहेलियाँ वग़ैरह कही हैं। कसीदा गोई और हिज्व निगारी में उनका मर्तबा उर्दू शायरों में सबसे बुलंद है। सौदा का इंतकाल सन 1718 में लखनऊ में हुआ। अब बच्चों पढ़ते हैं तज़हीक़ रोज़गार, जो मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा ने एक घोड़े की बुराई का बयान करते हुए लिखी है चरख जब से अब लक़े अय्याम पर सवार, रखता नहीं है दर से अना का बैक करार। जिनके तवेले बीच कोई दिन की बात है, हरगिज़ इराक़ी व अरबी का न था शुमार। अब देखता हूँ मैं कि ज़माने के हाथ से मोची से कफ़्श पा को गठाते हैं वो उधार। हैगे चुनांचे एक हमारे भी मेहरबां, पावे सज़ा जो उनका कोई नाम ले निहार। कह रहे हैं, जब से मैंने आंखें खोली है, जब से मैंने इस दुनिया को देखा है, तब से ये दुनिया रवा दवा है। तब से ये दुनिया लगातार चलती जा रही है। दुनिया ज़िंदगी कहीं पर भी रुकी नहीं है। ठीक है, इस दुनिया को, ज़िंदगी को कहीं पर भी करार नहीं है, कहीं पर भी चैन नहीं है। फिर कह रहे हैं कि एक दफ़ा का ज़िक्र है कि मैंने देखा कि ये उस ज़माने की बात है जब इराक़ी और अरबी का कोई फ़र्क नहीं था। लोग एक दूसरे के साथ भाई भाई की तरह मिलकर रहते थे। अब वो ये देख रहे हैं कि मैं इस ज़माने में देखता हूँ तो लोग क्या करते हैं, अपनी जूतियाँ मोची से सिलवाते हैं, लेकिन उनके पास इतनी भी हैसियत नहीं है, उनके पास इतने भी पैसे नहीं हैं कि वो उस जूती के पैसे, सिलवाने के पैसे, मजदूरी दे दें। बल्कि क्या कह रहे हैं कि मोची से कफ़्श पा को गठाते हैं सो उधार। कह रहे हैं कि मोची जो है, मोची से अपनी जूतियाँ तो सिलवाते हैं, अपनी चप्पलें सिलवाते हैं, लेकिन उधार सिलवाते हैं। फिर कह रहे हैं, हैगे मतलब हमारे भी एक ऐसे मेहरबान हो गुज़रे हैं, हमारे भी एक ऐसे दोस्त हो गुज़रे हैं कि अगर कोई उनका नाम बिना किसी इज़्ज़त के, लक़ब के ले ले तो वो एक तरह से उनके जुर्म में शुमार होता था और वो उसे सज़ा देते थे। मतलब हमारे एक ऐसे मेहरबान हैं कि उनका नाम जब भी लिया जाए तो शराफत के साथ, उनके लक़ब के साथ, ख़ताब के साथ, इज़्ज़त के साथ उनके नाम को लिया जाना चाहिए था। नौकर है 100 रुपये के दयानत की राह से, घोड़ा रखे हैं एक सो इतना ख़राब बुखार। नैदाना व नकाह न तीमार न सईस, रखता हो जैसे अस्पे गिली तिफले शीरखार। नाताकती का उसकी कहाँ तक करूँ बयां, फ़ाक़ों का उसके अब मैं कहाँ तक करूँ शुमार। मानिंद नक्श नार ज़मी से बजुस्फना, हरगिज़ न उठ सके वो अगर बैठे एक बार। कह रहे हैं कि वो जो मेहरबान है वो तो 100 रुपये के नौकर हैं। 100 रुपये के नौकर मतलब उस ज़माने में 100 रुपया भी बहुत ज़्यादा हुआ करता था। तो वो 100 रुपये के नौकर होने के बावजूद अपने पास एकदम बेकार सा घोड़ा, एकदम ख़राब सा घोड़ा उन्होंने अपने पास रखा हुआ है, जो ना दाना खाता है, ना पानी पीता है, ना उसकी कोई तीमारदारी करने वाला है, जो ना उसकी कोई देखभाल करने वाला है। और वो कैसा घोड़ा है, जैसे अस्पे गिली तिफले शीरखार, जैसे लकड़ी का घोड़ा जो शीरखार, दूध पीता बच्चा, मासूम बच्चा अपने पास जो लकड़ी का घोड़ा रखता है, बिल्कुल वैसा ही वो घोड़ा था, लेकिन जानदार था। और फिर कह रहे हैं कि उसकी नाताकती का मैं कहाँ तक बयान करूँ, क्योंकि लगातार फ़ाक़े करने की वजह से उसका पेट जो है वो बिल्कुल खाली हो चुका था। वो बिल्कुल, उसके अंदर बिल्कुल भी ताकत भी नहीं पाई जाती थी। मानिंद नक्श नाल ज़मी से बजुस्फना, तो जिस तरह से जब हम ज़मीन पर पैर रखते हैं तो ज़मीन पर हमारे पैरों की और जूतियों की छाप बन जाती है। लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं कि जब वो घोड़ा ज़मीन पर पैर रखता था तो उस घोड़े की उसके नाल की छाप भी ज़मीन पर नहीं बनती थी।
ऐसा लगता था कि जैसे वो ज़मीन पर बनी हुई छाप जो है वो अब बिल्कुल ही फ़ना हो गई है, ख़त्म हो गई है। उसकी नाल की जो छाप है वो ज़मीन पर दिखाई भी नहीं देती थी। और बताया जा रहा है कि वो ऐसे थे, ऐसा घोड़ा था कि एक जगह अगर वो बैठ जाए तो दोबारा उठ नहीं सकता था। आगे बता रहे हैं, है इस कदर ज़ईफ़ के उड़ जाए बाव से, मैखे गर इसके थान की होमे न उस्तवार, न इस तखवा न गोश्त न कुछ उसके पेट में, धोखे है दम को अपने के जो खाल को लुहार। अलक़िस्सा एक दिन मुझे कुछ काम था ज़रूर, आया ये दिल में जाइए घोड़े पे हो सवार। रहते थे घर के पास क़ज़ारा वो आशना, मशहूर था जिनों कने वो अस्पिना बकार। कह रहे हैं कि वो घोड़ा इस कदर ज़ईफ़ था, इस कदर कमज़ोर था कि बाव से उड़ जाए, मामूली सी हवा से भी उड़ जाए, लेकिन नहीं उड़ पाता था क्योंकि उसके थान जो है, उसके अंदर जो रस्सी बंधी हुई थी वो ज़मीन के अंदर बहुत मजबूती से गड़ी हुई थी। अगर उसके थान में वो रस्सी ना बंधी होती तो वो घोड़ा मामूली सी हवा से भी उड़ जाता था, क्योंकि उसके अंदर ना हड्डी थी, ना गोश्त था, ना उसके पेट में कुछ दिखाई देता था, बिल्कुल उसका पेट जो है वो पचका हुआ था। और जिस तरह से जब हम बहुत दूर से भाग कर आते हैं तो कैसे हमारी सांस फूलती है, बिल्कुल उसी तरह उस घोड़े की सांस भी हमेशा फूला करती थी। जैसे कोई लुहार अपनी आँख की धोकनी को भड़काता है तो जैसी उसमें से आवाज़ निकलती है, बिल्कुल उसी तरह की आवाज़ वो घोड़े के अमल तनफ़ुस की थी। फिर कह रहे हैं कि अलक़िस्सा मुझे एक दिन किसी काम से बाहर जाना था और वो ऐसा ज़रूरी काम था कि मुझे घोड़े पर ही सवार होकर जाना था ताकि मैं जल्दी से अपने काम को निपटा आऊँ। आगे बताते हैं, रहते थे घर के पास क़ज़ारा वो आशना, मशहूर था जिन्हों कने वो अस्पिना बकार। तो मेरे घर के नज़दीक ही वो हज़रत रहते थे जिनके पास वो नाबकार बेकार सा घोड़ा, अस्पिनाबकार बेकार सा घोड़ा उनके पास मौजूद था। वो मेरे घर के पड़ोस में ही रहते थे। खिदमत में उनकी मैंने किया जाके इल्तिमास, घोड़ा मुझे सवारी को अपना दो मुस्तार। फरमाया तब उन्होंने कि ए मेहरबान मन, ऐसे हज़ार घोड़े करूँ तुम पे मैं निसार, लेकिन किसू के चढ़ने के लायक नहीं ये अस्प, ये वाकई है इसको न जानोगे इनकेसार। दिल्ली तक आन पहुँचा था जिस दिन के मरहटा, मुझसे कहा नकीब ने आकर है वक्तकार। कह रहे हैं कि जब मैंने उनकी खिदमत में जाकर ये इल्तिमास किया, उनकी खिदमत में जाकर मैंने उनसे ये गुजारिश की कि जनाब मुझे कुछ दिनों के लिए अपना घोड़ा दे दीजिए, मुझे बहुत ज़रूरी काम से जाना है। तब उन्होंने फरमाया कि ए मेरे मेहरबान मन, यानी ए मेरे अज़ीज़, ए मेरे दोस्त, मैं तुम्हें अपना घोड़ा ज़रूर दे देता, ऐसे हज़ारों घोड़े मैं तुम पर कुर्बान कर सकता हूँ, लेकिन मेरा ये घोड़ा किसू मतलब किसी के भी चढ़ने के काबिल नहीं है। क्योंकि मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, जब मतलब मैं इसके बारे में कोई एक किस्सा मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, तुम कम से कम वो किस्सा सुन लो और फिर उसके बाद तय करो कि आपको ये घोड़ा चाहिए या नहीं। दिल्ली तक आन पहुँचा था जिस दिन के मरहटा। कह रहे हैं कि जिस दिन सरदार मरहटा के जो सिपाही वो दिल्ली तक आन पहुँचे थे, मुझसे कहा नकीब ने आकर है वक्तकार। मुझसे ऐलान करने वाले ने कहा, मुझसे नकीब ने कहा, मुझसे सिपाहियों ने कहा कि जनाब अब कार करने का वक्त है, मतलब अब काम करने का वक्त है, अब उठ जाओ क्योंकि दुश्मन हमारे दरवाजे तक आन पहुँचा है, तो अब हमें उनसे लड़ाई करनी है। मुद्दत से कौड़ियों को उड़ाया है घर में बैठ, होकर सवार अब करो मैदान में गुजार। लाचार हो के तब तो बंधाया मैं उस पे जी, हथियार बांध कर मैं हुआ जाके फिर सवार। चाबुक थे दोनों हाथों में, पकड़े था मुंह में बाग, तक से पाशना के मेरे पाँव थे फिगार। आगे से तोबड़ा उसे दिखलाए था सईस, पीछे नकीब हाँ के था लाठी से मार मार। कह रहे हैं मुद्दत से कौड़ियों को उड़ाया है घर में बैठ। कह रहे हैं कि नकीब मुझसे कहता है कि जनाब अब उठिए, तमाम मुद्दत तो आपने क्या किया, तमाम उम्र आपने क्या किया, घर में बैठे बैठे ऐसे ही मक्खी उड़ाने में गुजार दी, लेकिन अब क्या काम है, अब तो काम करने का वक्त है, अब जंग करने का वक्त है। अब मैं अपने घोड़े पर सवार हो जाओ और चलो मैदान जंग में चलो ताकि हम अपने दुश्मनों का मुकाबला कर सकें। लाचार होके, तब कहते हैं चारों नाचार लाचार होकर मैंने क्या किया, अपने घोड़े पर मैंने जीन बांधा,
हथियार बांधकर मैं फिर उसके ऊपर जाकर सवार हो गया, उस पर बैठ गया। मेरे दोनों हाथों में चाबुक थे और मैंने मुंह में उसकी बाग पकड़ी हुई थी। मतलब वो जो रस्सी थी जिससे घोड़े को हम ऐसे चलाते हैं, तो वो घोड़े की रस्सी मैंने अपने मुंह में पकड़ी हुई थी। मेरे दोनों हाथ में चाबुक थे। तो वजह क्या बता रहे हैं, तक से पाशना के मेरे पाँव थे फिगार। मतलब मैंने पैर से अपनी एड़ियों से घोड़े को इतना मारा, लेकिन घोड़ा चलने के लिए राज़ी नहीं हुआ। इवन इतना कि मेरे पैर तक ज़ख्मी हो गए, फिगार हो गए, ज़ख्मी हो गए। फिर कह रहे हैं कि आगे एक साइस, एक इंसान जो घोड़ों की रखवाली करता है, वो उसके आगे तोबड़ा लेकर खड़ा था। तोबड़ा मतलब ऐसा थैला जिसमें घोड़े के खाने के लिए चारा वगैरह रखा जाता है। तो कह रहे हैं मेरे घोड़े के आगे एक साइस जो है वो तोबड़ा लेकर खड़ा हुआ था और पीछे से एक आदमी जो है वो लगातार उसकी पीठ पर मारे जा रहा था कि किसी तरह, ये लाठियों से मार रहा था कि किसी तरह ये आगे बढ़ जाए। इस मज़हके को देख हुए जम ख़ास आम अक्सर मुदब्बिर उनमें से कहते थे यूँ पुकार, पहिए इसे लगाओ कि ताहोवे ये रवां, या बांध पवन के दो इख्तियार। घोड़ा था बस के लागरो पस्तो ज़ईफ़ खुश्क, करता था यूँ खफीफ मुझे वक्त कारज़ार। जाता था जब डपट के मैं उसको हरीफ पर, दौड़ों था अपने पाँव से जो तिफले नए सवार। कह रहे हैं कि इतनी काम करने के बावजूद, इतने जतन करने के बावजूद मेरा घोड़ा आगे बढ़ने के लिए राज़ी नहीं हुआ। तो इस मज़हक़े को देखकर, इस हंसी मजाक ऐसी मतलब मैं सब लोगों के लिए मजाक का मौजू बन गया था कि मैं घोड़े पर बैठा था, मैं उसे एड़ियाँ मार रहा था, मेरी एड़ियाँ ज़ख्मी हो गई थी। आगे एक साइस था जो तोबड़ा लेकर खड़ा था, पीछे जो है एक इंसान था जो लगातार उसको लाठी से मारे जा रहा था, मगर फिर भी घोड़ा हिलने के लिए राज़ी नहीं हुआ। तो ये तो एक लोगों के लिए मजाक वाली बात बन गई थी। तो इस तमाम माजरा को देखने के लिए तमाम ख़ास व आम जमा हो गए थे और अक्सर उनमें से लोगों ने मुझे सलाह दी। क्या सलाह दी? किसी ने कहा कि इसे पहिए लगा दो, ताकि ये इसके पैरों में पहिए लगा दो ताकि ये जल्दी से आगे बढ़ जाए, ये रवां हो जाए, ये चलने लगे। और किसी ने कहा कि अरे नहीं, एक काम करो, इसे बादबान बांध दो, ताकि जिस तरह से कश्ती पर जब बादबान बांधा जाता है तो वो हवा के रुख पर उड़ती चली जाती है, तो इसी तरह तुम्हारा घोड़ा भी हवा के रुख पर उड़ता चला जाएगा। फिर कह रहे हैं घोड़ा था बस के लागर व पस्तो ज़ईफ़ व खुश्क। मेरा तो घोड़ा ऐसा था कि लागर भी था, ज़ईफ़ भी था, एकदम मरियल सा था और ऐसा लग रहा था कि अब तो काम करने का वक्त है, अब लड़ाई करने का वक्त है। मगर फिर भी ये घोड़ा जो है वो मुझे लगातार क्या कर रहा है, मुझे खफीफ कर रहा है, मेरी बेइज्जती कर रहा है। जाता था जब डपट के मैं उसको हरीफ पर, और बहुत मेहनत करने के बावजूद जब मैं अपने हरीफ के सामने पहुंचा, तो बता रहे हैं मैंने मेहनत कैसी की। दौड़ूं था अपने पाँव से जो जूं तिफले नए सवार। जिस तरह से लकड़ी के घोड़े पर बैठकर छोटे बच्चे अपने पैरों से चलते हुए जाते हैं, बिल्कुल उसी तरह मैं भी अपने पैरों से चलते हुए अपने हरीफ के, अपने दुश्मन के मुकाबिल पहुंचा। जब देखा मैं कि जंग की यूं बंधी है शक्ल, ले जूतियों को हाथ में, घोड़ा बगल में मार, धरधम का वहाँ से लड़ता हुआ शहर की तरफ, अलकिस्सा घर में आन के मैंने किया करार। सौदा ने तब कसीदा कहा, सुन ये माजरा है नाम इस कसीदे का तज़हीक़ रोज़गार। कह रहे हैं कि जब मैंने ये शक्ल देखी कि अब तो दुश्मन उल्टा मुझ पर हावी हो रहा है, तो मैंने क्या किया, मैंने ये देखा कि अब दुश्मन से जीतने का तो मेरे पास कोई चारा नहीं है। तो मैंने क्या किया, अपनी जूतियों को बगल में दबाया, हाथों में उठाया, अपने घोड़े को बगल में दबाया और दौड़ते मैं शहर पहुंच गया। इतना दौड़ा कि मैं शहर की तरफ पहुंच गया। शहर में अपने घर में आकर मैंने सांस ली। दौड़ते हुए चलता मैं घर में जब पहुंचा तब मैं रुका और तब मैंने अपनी सांस ली। तो अब यहाँ पर कह रहे हैं सौदा ने जब कसीदा कहा, सुन ये माजरा, ये तमाम माजरा सुनकर अब जो सौदा हैं, जो अपने पड़ोसियों के पास घोड़ा उधार मांगने के लिए गए थे, तब सौदा ने ये कसीदा कहा। ये तमाम माजरा सुनकर कसीदा कहा है नाम इस कसीदे का तज़हीक़ रोज़गार। और कह रहे हैं कि उन्होंने इस कसीदे का नाम तज़हीक़ रोज़गार रखा।
तो इस तरह बच्चों यहाँ पर आखिर ये जो मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा है, इन्होंने ये बताया है कि जो घोड़ा है वो बहुत ही लागर था, मजबूर था, ज़ईफ़ था, उसमें बिल्कुल भी ताकत नहीं थी, मगर फिर भी क्या कहते हैं कि जब मुसन्निफ़ उस पर, जब वो जो हज़रत हैं उन पर सवार होकर वो मैदान जंग में पहुँचे तो वहाँ उन्हें ऐसा लगा कि अब मैं मारा जाऊँगा, तो घोड़े को भी बगल में दबाया, जूतियों की भी बगल में दबाया और वहाँ से भागते हुए अपने घर की तरफ आकर उन्होंने दम लिया। तो इस तरह से जो हमारा जो इंसान, तो इंसान, जानवरों का भी बुरा हाल हो जाता है। तो ज़माने की ख़राबियों का असर बच्चों ये बताया है कि किस तरह से ज़माना जो है वो इंसानों को तो नाताकती से दोचार करता है, इंसानों को तो गरीब बना देता है, लेकिन उसी के साथ साथ जो घोड़ा है वो भी नाताकती का शिकार हो जाता है। तो बच्चों अभी हम लोगों ने ये नज़्म पढ़ी है जो मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा ने लिखी है, तज़हीक़ रोज़गार। ये घोड़े की हिज्व है। उम्मीद है बच्चों आप लोगों को मेरी ये नज़्म समझ में आ गई होगी। बच्चों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। मुझे सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया।